सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करते हैं ना कि सभी हमारे श्रोता सखियां और सखा सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त होंगे, है ना। बिल्कुल। और प्रोग्राम के तो मजे ले ही रहे होंगे विविध भारती, क्योंकि चल ही रहा है, बज ही रहा है है ना। तो नेहा, आज के जो विषय हैं उन पर बात कर ली जाए, क्योंकि आज जो है हम लोग बात करेंगे फलों के स्वादिष्ट व्यंजन, क्योंकि भाई फल जो होते हैं सभी को प्रिय होते हैं ना। बिल्कुल। कोई ना कोई खास रहता है सबके लिए फल। हाँ। तो ये भी जानेंगे कि भाई किसको कौन सा फल ज्यादा पसंद आता है, पहला नाम वो किसका लेंगे, किस फल का लेंगे, है ना, और उसकी क्या चीज खाना चाहेंगे। हाँ, वैसे तो फलों के राजा का ही नाम लिया जाएगा। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ बदल भी सकता है नेहा। हाँ, है ना। और आज सखी विशेष में बात होगी मंगलाबाई तंपुरत्ती की, और विश्व आरोग्य दिवस भी आसपास ही है जी, तो उसकी भी बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सागरी दिवस की बात करेंगे, है ना जी मंजरी जी। तो इसमें देखिए सागरी की जब बात आती है तो हम अपने ये भी अनुभव भी साझा कर सकते हैं कि सागरी दिवस में आप कहाँ पर, मतलब आपने कौन सा सागर के किनारे आप गए, कैसा आपको आनंद आया, इस तरह की बातें भी साझा कर सकते हैं अपने अनुभव, है ना। बिल्कुल, सागर से जुड़ी अपनी जो यादें हैं वो साझा कीजिए। आरोग्य दिवस पर भी आप ये बातें साझा कर सकते हैं, किस तरह से आप स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और किस तरह से स्वास्थ्य के प्रति आप क्या क्या चीजें करते हैं। हाँ, मतलब जैसे बीमार हुए तो पहले आपने क्या किया। हाँ। तो वो चीजें भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। तो पहले तो नेहा सभी को इसकी बधाई दे देते हैं जी, है ना, क्योंकि हमारा देश अपने समृद्ध इतिहास में समुद्री व्यापार के कई उदाहरणों को समेटे हुए है। और इसके प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, जब विभिन्न सभ्यताओं द्वारा व्यापारिक संबंधों के लिए समुद्री मार्ग को अपनाया गया था। बात आज की करें तो भारत ने समुद्री क्षेत्र में प्रगति का एक नया मुकाम हासिल किया है। समुद्री व्यापार करने वाले देशों में भारत का स्थान दुनिया में 6वां है। बिल्कुल, और भारत के पास दुनिया का 11वां सबसे बड़ा बंदरगाह है और एक विशालतम समुद्र तट भी है जो कई राज्यों से होकर गुजरता है। और यही कारण है कि समुद्री इतिहास और इस क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस या राष्ट्रीय सागरी दिवस का आयोजन किया जाता है। और इस दिन समुद्री क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोगों को पुरस्कार तो दिया ही जाता है, साथ ही जो भी इस काम से जुड़े हैं उनकी सराहना और धन्यवाद ज्ञापन भी किया जाता है। 5 अप्रैल सन 1964 को ये दिन सबसे पहली बार मनाया गया था। तब इसका उद्देश्य था दुनिया भर में अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक करना। वर्तमान में भी समुद्री व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और आज ये जो दिन है इसके जरिए समुद्र से जुड़े लोगों के जीवन की चुनौतियों और हार न मानने वाले जज्बे को समझते हैं, साथ ही उसकी सराहना भी करते हैं। और भारत के नौवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है ये, क्योंकि इस दिन हम याद करते हैं जब द सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। इसके पहले तक समुद्री मार्गों पर सिर्फ ब्रिटिश नियंत्रण था, तो भारतीय जहाज का इस तरह से समुद्र में यात्रा करना एक ऐतिहासिक पल था। बिल्कुल, और इस जहाज ने ये यात्रा जिस दिन पूरी की वो तारीख थी 5 अप्रैल सन 1919 की। इसीलिए इस तारीख को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए चुना गया। हर साल की तरह इस साल भी समुद्री दिवस की एक थीम है। इस साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। इस थीम के जरिए समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। और वाकई में ये दिवस सभी को एक बार फिर से हम लोग बधाई दे देते हैं। बिल्कुल, और सुनते हैं गीत।
से गहरा है प्यार हमारा, सागर से गहरा है प्यार हमारा। तो नेहा देखो, समुद्र की बात हम लोग कर रहे थे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस की जी। तो समुद्र में जो गहराई में हम जब जाते हैं बहुत सारे, जब उसमें जो तैराक होते हैं तो वहां से खोज खोज के बहुत सारी चीजें लाते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर इतने रत्न छुपे होते हैं और इतनी प्राकृतिक के वो जो जड़ी बूटियां पौधे होते हैं और तरह तरह की मच्छलियां होती हैं, कछुए होते हैं, तो उन सबको भी वो लोग ढूंढते हैं। और जो रत्न होते हैं जैसे गोमती चक्र हुआ है, शंख है, सीप है, मोती है, इस तरह की चीजें वहां पे पाई जाती हैं, है ना। और शैवाल वगैरह होते हैं जो पाए जाते हैं, पौधे रहते हैं, कई दुर्लभ चीजें वहां मिलती हैं हमें, कौड़ी वगैरह मिलती है। और देखो उससे क्या कहते हैं, शंख जो कितना वहां पे सुंदर सुंदर मिल जाते हैं कि अब ऐसे किनारे भी जाओ ना, समुद्र के किनारे भी जाते हैं ना, तो जो बहकर आते हैं छोटे छोटे से, थोड़े बड़े से, वो हम लोग ऐसे बिन लेते हैं, तो लगता है कि उसके अंदर, समुद्र के अंदर कितना सारा भरा हुआ है। बिल्कुल सारे उसके अंदर कह सकते हैं, समुद्र इतना समृद्ध है और उसके अंदर इतने खजाने हैं उसके अपने, जिसका पता भी पूरी तरह से अभी कोई नहीं लगा पाया। बहुत सारी चीजें अब भी ऐसी हैं वहाँ जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। और इसके द्वारा व्यापार का भी एक माध्यम है कि जब इसमें आते जाते हैं शिप के द्वारा, तो बहुत सारा सामान ले जाया जाता है और यात्री भी सवारी करके जाते हैं जहाज से इधर उधर, तो व्यापार का एक माध्यम भी है। बिल्कुल। तो कहना चाहिए कि बस इसके जो तट होते हैं, किनारे होते हैं, या समुद्र के रख रखाव के बारे में, सुरक्षा के बारे में भी बहुत जागरूक रहना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। और साफ सफाई के विषय में भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो कहते हैं कि प्रदूषण जो हम फैला रहे हैं, क्योंकि समुद्र में जो भी चीजें जाती हैं, समुद्र वैसा का वैसा ही उन्हें लौटा देता है। बिल्कुल। तो इसलिए भी, और यूं भी कि जो जलाशय हैं या जो भी जगह है वो हमारी अपनी है, और हम अगर उसमें आसपास घूमते हैं तो हमें जब सफाई खुद को पसंद है और हम कचरे फेंकना चाहते हैं, तो उसे ऐसी सब जगहों पे ना फेंक कर, जो कचरा पेटी हो या इस तरीके की जगह हो, तो वहां पर ही अगर हम फेंकें तो साफ सफाई भी बनी रहेगी। बिल्कुल। और ये तो सभी के लिए जरूरी है कि सभी इस चीज को ध्यान रखें। और समुद्र के किनारे जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। जब वहां के सुबह का समय हो या शाम का समय हो या रात का समय हो, तो जो वहां पर घूमने का एक अपना अलग आनंद होता है। तो जब हम साफ रखेंगे समुद्र के किनारों को, तटों को, तो वहां पर घूमने का भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। और जो तपती धूप में भी अगर आप समुद्र के किनारे पहुंच जाए तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां जो ठंडी ठंडी हवा आती ही रहती पूरे वक्त। बिल्कुल। थोड़ी चिपचिपाहट भरी होती है, लेकिन फिर भी आनंद आता है। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि साफ सफाई अगर हम रखेंगे तो उसके किनारे घूमेंगे तो स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है। बिल्कुल। साथ ही अगर हम उसके आसपास साफ सफाई रखेंगे तो जब हम रेत पे बैठकर, हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे खेलते हैं या हम बैठकर समय व्यतीत करते हैं, तो वो जितनी साफ रहेगी उतने ही हम भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और वहां पर तो पिकनिक का आनंद बहुत मजा आता है। जब पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हैं तो लगता है कि वो समुद्र तट हो, वहीं जाते हैं और पिकनिक का पूरा आनंद लेते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें बना के ले जा सकते हैं। और देखो बहुत सारे संदेशों में सबने बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो इसमें एक संदेश में लिखा है कि विश्व समुद्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल जनवरी में मैं गोवा गया था। मार्जिन बीच में मैंने बहुत समय बिताया। वहां पे समुद्र की लहरों को देखकर, समुद्र को देखकर दिल बहुत खुश हो गया। लहरों का आना जाना है, बहुत ही अद्भुत लगा है। साल में एक बार अवश्य समुद्र किनारे जाएं। समुद्रों की रक्षा करने के लिए हमारे देश में सीमा तट रक्षक बल करता है, जो इसकी रक्षा करता है। तो बड़ा प्यारा सा इन्होंने अपना अनुभव लिखकर भेजा है। और सागरी दिवस से संबंधित जो बातें हमने कही हैं वो ही कुछ अलग शब्दों में हमारे कई साथियों ने लिख भेजी हैं। तो हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि वो भी अपनी जानकारी हमारे साथ बांटते हैं। बिल्कुल। और ये सारी जानकारियां तो हुई नहीं, लेकिन एक जो बहुत जरूरी जानकारी है मंजरी जी, वो ये है कि अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखा जाए। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें करते हैं, या हम सिर्फ वॉकिंग करते हैं, या हम सिर्फ योग करते हैं, और हम सब तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। किसी एक चीज को पकड़ लेते हैं और उसी चीज से करते रहते हैं। योग की अगर बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल उसमें हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अगर हम वॉक कर रहे हैं और बाकी कुछ भी स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा परिणाम अच्छे नहीं आते। बिल्कुल। कई बार अगर हम खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सिर्फ
कसरत किए जा रहे हैं तो उसके भी दुष्परिणाम हो जाते हैं। बिल्कुल निकल के आते हैं और मौसम का भी असर देखो शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। जो भी मौसम आते हैं बदलते जाते, ऋतुएं बदलती हैं, बिल्कुल। तो हर मौसम में भी अपना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मान लो किसी मौसम में गला खराब जाए तो क्या करेंगे? गला खराब जाए, मान लीजिए गर्मी के मौसम में गला खराब हो जाए तो आपको कहा जाता है गर्मी के मौसम में गर्म पानी पीने के लिए। और सर्दी में? इस सर्दी में फिर ऐसे इस हिसाब से अगर लिया जाए तो सर्दी में ठंडा पानी पीने के लिए कहा जाना चाहिए। तो फिर नेहा बारिश में क्या करोगी? बारिश में फिर बारिश का पानी पीने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है वो बड़ा ही आनंददायक हो जाएगा। नेहा, लेकिन ये तो थोड़ी सी हंसी की बात थी, हंसी मजाक की बात थी। बारिश में बारिश का पानी नहीं पीना है, ये सब जानते हैं। वो तो नेहा एक थी तो चलो थोड़ी सी मस्ती कर ली जाए। आरोग्य दिवस की हम बात करने वाले हैं, लेकिन मंजरी जी एक अंतराल ले लेते हैं। बिल्कुल। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम बात करने वाले हैं विश्व आरोग्य दिवस की, जो कि 7 अप्रैल को है जी, है ना? यानी कि रविवार को है, लेकिन हम तो आपसे आज मिल रहे हैं और उसके बाद सोमवार को मिलेंगे, इसलिए ये बताना जरूरी है आपको तैयार कर दिया जाए स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आप तैयार हैं। बिल्कुल, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो भाई सबके लिए बहुत जरूरी होता है। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। बिल्कुल, और अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो कोई भी सुख हमारे किसी काम का नहीं है। दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता रखने और इस विषय में लगातार उचित प्रयास करने वाली संस्था है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO या WHO के नाम से भी जानते हैं। इस संगठन की स्थापना हुई थी साल 1948 को 7 अप्रैल की तारीख को, और यही कारण है कि विश्व आरोग्य दिवस के लिए इस तारीख को चुना गया। और इन दिनों पर्यावरण से जुड़ी कई लापरवाहियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, और जिसके कारण अब स्वास्थ्य का ख्याल रखना और भी जरूरी होता जा रहा है। इसके लिए हम पारंपरिक तरीकों की बजाय आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी अपनाएं, ये समय की मांग है। और इस वर्ष भी ये दिवस 7 अप्रैल यानी रविवार को मनाया जाएगा। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया भर के देशों के लिए जागरूक रहता है, इसलिए इस वर्ष विश्व आरोग्य दिवस की थीम है सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लिए वैश्विक कार्रवाई, यानी कि दुनिया भर में सभी के लिए स्वास्थ्य के महत्व को समझते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक सामूहिक कार्रवाई की ओर जोर दिया जाना चाहिए। और सभी व्यक्तियों, समुदायों तथा वित्तीय कठिनाइयों के बिना आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच करवाना ही लक्ष्य बनाया गया है। साल 2024 में ये लक्ष्य भी रखा गया कि स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा दिया जाएगा, स्वस्थ व्यवहार को प्रेरित किया जाएगा, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया जाएगा, साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी विकास किया जा रहा है उसे बनाए रखते हुए आगे बढ़ना जारी रहेगा। बिल्कुल। तो देखो, आरोग्य दिवस की बात चल रही है, तो जब भी हमें कुछ भी तकलीफ हो शरीर में, कुछ भी आपको शुरुआत लगे, तो उसी समय आप अपने चिकित्सक के पास जाएं और उनसे दवा लें। ये नहीं कि आपको दवा पता है और आप दवा घर में उठा के लेने लग गए तो मालूम पड़ा कुछ उल्टा रिएक्शन हो जाए। इससे बेटर है कि आप राय ही लें। अब वो सीधी सी बात कीजिए कि सिर दर्द है, लेकिन सिर दर्द का कारण बहुत सारा हो सकता है। बिल्कुल। तो वो असल कारण क्या है ये पता तो चिकित्सक लगा सकता है। हम सिर दर्द है इसलिए दर्द की दवा खाते खाते उस दर्द को दबाते रहें तो हो सकता है कि कोई गंभीर समस्या हो सकता है कि कुछ भी ना हो। बिल्कुल। तो दोनों ही चीजों में हमें एक जानकार व्यक्ति से राय लेनी चाहिए। तो बस राय लेंगे, लेकिन उससे पहले और कुछ और बातें करेंगे इस विषय पर। एक गीत सुन लेते हैं। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे, मोहब्बत करेगी
भाई धीरे धीरे ही सही मंजरी जी, लेकिन हमारे श्रोताओं ने इतने सारे कमेंट्स दिए हैं, इतनी सारी रेसिपीज आ गई हैं, फलों की क्या बात व्यंजन, है। और कहाँ-कहाँ बीच में वो घूमे हैं ये भी उन्होंने बताया है। देखो, सागर दिवस से संबंधित भी बहुत सारी बातें बताई। आप बताइए। देखो, एक लिखते हैं कि पंचगनी महाबलेश्वर घूमने गई तो वहां से स्ट्रॉबेरी लेकर आई थी। कितना भी फ्रिज में रखो वो खराब होने लगे थे, तो हमने उसे क्रश करके आइस ट्रे में जमा दिया। कुछ सप्ताह तक हम डेली मिल्क शेक बनाकर उसको पीते थे, और एक दिन हम लोगों ने उसमें चीनी मिलाकर गाढ़ा सिरप तैयार किया और फिर उसका शरबत जैसा बनाकर इस्तेमाल किया। क्या बात है कि मतलब मजा आ जाता है। और कई बार देखो क्या होता है कि फल को बहुत समय तक रखना होता है, तो ये चीज तो अपनानी पड़ती है, लेकिन फटाफट अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल, है ना। अगर और काट के फल रखना भी सही नहीं होता है, तो इसलिए कई बार हम जो ऐसा होता है ना कि आधा खा लेते हैं, आधा बाद में खाएंगे, तो इस तरह से करने से उसकी जो उपयोगिता है वो कम होती चली जाती है और कोई उसका फायदा आपको नहीं होता। बिल्कुल। हमारी एक साथी भी बता रही है कि हमें चेन्नई में समुद्र पर मरीन बीच और मुंबई में जुहू बीच, अक्सा बीच जाने का मौका मिला। समुद्र किनारे नंगे पैरों पर रेत मालिश की तरह लगती है। किसी भी प्राकृतिक वातावरण समुद्र किनारे में घूमना आरामदायक होता है और तनाव को कम करने में मदद करता है। पानी के पास रहना किनारे से टकराने वाली लहरों की आवाज के साथ विशेष रूप से सुखदायक होता है। समुद्र की रेत पर बड़ी बड़ी सीपियां और समुद्र के बीच बड़े बड़े मालवाहक जहाज देखते ही बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब वहाँ के नज़ारे देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ ने देखो फिर विश्व आरोग्य दिवस के बारे में भी लिखा है संदेश में कि लिखते हैं कि आरोग्यता ही आपकी पूंजी है। तन मन से हम स्वस्थ रहते हैं तभी अपने नागरिक होने के दायित्व ही नहीं अपितु अपने घर परिवार भी सुचारू रूप से चला सकते हैं। आज के दिन वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुनिश्चित प्रयास किया जाता है। और अन्य आज के दिन ये भी हम लोग कर सकते हैं ना कि मतलब कोई बीमार है, उसको कोई देख नहीं रहा है, कोई दवा की इंतजाम नहीं हो पा रही, तो उसकी थोड़ी सी अगर मदद कर दी जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरह के एक नेक काम भी किए जा सकते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि योग की शक्ति को विश्व ने अपनाया है। योग से विश्व निरोगी काया कर पाया है। सकारात्मकता का नया आयाम मिलता है जब जब मानव नियमित व्यायाम करता है। बिल्कुल, तो नियमित व्यायाम भी करना है और साथ ही अपने खान पान पर भी ध्यान देते रहना है, तो इससे ही हमारा स्वास्थ्य बने रहेगा। और साथ ही साथ गीत भी सुनते जाना है, तो इससे जो मन प्रफुल्लित रहता है, क्या इसकी तो बात ही क्या है। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। जब हमको छू लिया तुमने, अजी सुनते हो क्या किया तुमने। अजी कहो कहो। जब हमको छू लिया तुमने, अरे हो सुनते हो क्या किया तुमने। अजी कहो कहो। यूं लगे हैं मिलके तन मन में हल्के हल्के, जैसे तेरा खुमार छलके। ओ हाथ जो लग जाएगा छलकेगा पैमाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। अब तो है हाल ये जाने
बिन तेरे मैं कहीं का नहीं। अरे नहीं नहीं, अब तो है हाल ये जानी, अरे हाँ हाँ, बिन तेरे मैं कहीं का नहीं। अरे नहीं नहीं, इंतजार करके तुमने तो प्यार करके मारा है बेकरार करके। ओ, मैं तुम्हें बहलाऊंगी, तुम मुझको बहलाना। तू दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। हो सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है रुक जाना। हो सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व आरोग्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जा रहा है और 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है आज राष्ट्रीय सागरी दिवस। दोनों की शुभकामनाएं उन्होंने दी है और साथ ही लिखा कि इस साल विश्व आरोग्य दिवस का मंत्र मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार रखा गया है। जब हमारा आरोग्य ठीक रहेगा तभी तो पूरे घर, पूरा शहर, पूरा देश और पूरे विश्व का आरोग्य ठीक रहेगा। आप भला तो जग भला, आप स्वस्थ तो जग स्वस्थ। इस वर्ष की थीम यानी मंत्र अनुसार गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, सूचना और शिक्षा के साथ शुद्ध पेयजल, अच्छा पोषण युक्त आहार, गुणवत्तापूर्ण आवास और पर्यावरण के अधिकार की बात को प्राथमिकता दी गई है। और देखो एक और लिखते हैं, बहुत अच्छा सा संदेश अभी आपने पढ़ा नेहा। जी। और एक और संदेश है कि विश्व आरोग्य दिवस, हम सभी स्वस्थ रहें इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम सही खान पान दिनचर्या पर पूरी तरह से ध्यान रखते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं और डॉक्टर के पास हमें जाना भी नहीं पड़ता है। इसमें फल फ्रूट का भी हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मैं कभी बीमार नहीं पड़ता हूँ और कभी परेशानी आती है तो खुद ही निदान कर लेता हूँ। सेब, अंगूर, संतरे मुझे अच्छे लगते हैं। और भाई इन्होंने गीत की भी लाइन लिख दी है ना, कि उठेगी तुम्हारी नज़र धीरे धीरे। बहुत खूबसूरत इनको ये गीत लगा। तो देखिए गीत तो सभी बहुत सुंदर होते हैं। और हमारे कई साथी अपने पसंदीदा फलों के नाम लिख रहे हैं। आम का नाम भी आया है, लीची अच्छा। और सीताफल क्या भी, बात है, देखा ना? इस पंक्ति में शामिल हो गया है। और भी हमारे साथी लिखकर भेज सकते हैं अपने पसंदीदा फलों के नाम। हमारे बहुत सारे साथी ने तो बहुत सारी रेसिपी भी बताई जो भी हम बाद में बताने वाले हैं। हमारे एक साथी ने ये भी बताया कि फलों को किस समय पर खाना चाहिए। अच्छा। तो वो कहते हैं कि फलों को पचने में लगभग 1 घंटा लगता है। अधिक और भारी भोजन के बाद फल खाने से बिना पचे हुए भोजन यानी अनाज, फलियां, बीन्स, सब्जियां आदि छोटे आंत में चले जाते हैं, जिससे अपच और सूजन, गैस और सूजन के लक्षण पैदा होते हैं। इसलिए अपने भोजन और फलों के सेवन के बीच 2 घंटे का अंतर रखें। खाना और फल खाने के किसी भी क्रम में कोई हर्ज नहीं, लेकिन भूल कर भी उनके बीच गैप न रखें। महत्वपूर्ण रूप से ये केवल रात के खाने पर ही नहीं, पूरे दिन के सभी भोजन पर लागू होता है। फलों में फ्यूमरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, क्रिटिकल एसिड, मैलिक एसिड और माइक्रोबियल एंजाइम जैसे सक्रिय एसिड होते हैं। ये मेलाटोनिन के उत्पादन में हस्तक्षेप करता है जो नींद के लिए आवश्यक है। वास्तव में एक सेब का शरीर और दिमाग पर उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना कि 1 कप कॉफी का। इसलिए सूर्यास्त के बाद फल नहीं खाने चाहिए। शाम 4 बजे के आसपास फल खाना सबसे अच्छा होता है, यानी सखी सहेली के बाद हम फल खा सकते हैं। क्या तो बात अभी फिलहाल कौन सा फल खाएंगे जानने के लिए हम आपस में बात करने के लिए एक अंतराल ले लेते हैं। जी। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में मंगलाबाई तंपुरत्ती की। जी। और क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि देश की पहली महिला चित्रकार को अपनी कला की प्रसिद्धि पाने के लिए एक लंबा धैर्य धरना पड़ा। बिल्कुल, उन्होंने अपना वो समय अपनी कला को लेकर समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं कि धैर्य क्यों रखना पड़ रहा है, ऐसी कुछ बेचैनी नहीं थी, कला के प्रति समर्पित रही। भले ही एक राजसी परिवार की होने के कारण उन्हें अपनी कला को लेकर कई बंदिशें झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपनी कला के माध्यम से ही अपनी स्वतंत्रता का स्वाद चखती रहीं। आज उसी महिला कलाकार के बारे में हम जानने वाले हैं जिनका नाम है मंगलाबाई तंपुरत्ती। मंगलाबाई 19वीं सदी की पहली महिला कलाकार थी और जिन्होंने किसी स्टूडियो में काम किया, और यहाँ स्टूडियो से मतलब है कार्यशाला। 1865 में मंगलाबाई का जन्म किलीमनूर राज परिवार में हुआ। पिता संस्कृत और आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे और किलीमनूर राज परिवार से ही मशहूर समाज सुधारक और कला निपुण राजा रवि वर्मा आते हैं। दरअसल मंगलाबाई राजा रवि वर्मा और राजा वर्मा की इकलौती छोटी बहन थी। मंगलाबाई के पैतृक परिवार में चित्रकला का रुझान पीढ़ियों से था और ये जान के आपको आश्चर्य भी हो सकता है कि महिलाएं ही इसमें आगे थीं। परिवार के सम्मानित सदस्य रोहिणीनल तंपुरत्ती और मूल मनाल कुंजिकावु चित्रकला की बारीकियां सीखने वाली पहली महिला थीं। बाद में परिवार के कई सदस्यों को भी इस ओर रुचि हुई। मूल मनाल कुंजिकावु के पुत्र राजा वर्मा परिवार के पहले प्रमुख कलाकार के रूप में उभरे। वो पारंपरिक तंजौर और पाश्चात्य शैली में चित्रकारी किया करते थे। और इसके बाद राजा वर्मा ने अपने भतीजों राजा रवि वर्मा और राजा वर्मा को भी इस कला में प्रशिक्षण दिया। उन्होंने अपनी भतीजी मंगलाबाई को भी शिक्षा देना शुरू किया। मंगलाबाई की रुचि चित्रकला में बढ़ती गई और जैसा कि हमने बताया कि उन पर बंदिशें थीं। उन्हें चित्रकला सीखने की अनुमति तो थी, लेकिन वो सीखने के लिए एक निश्चित समय तक ही स्टूडियो में जा सकती थी, यानी अपनी कार्यशाला में एक सीमित अवधि तक ही वो रह सकती थी। और उन्होंने उस सीमित अवधि का भी भरपूर उपयोग किया। इस कम समय में ही वो अपने भाइयों को देखते हुए चित्रकला सीखने लगी। वो भी पाश्चात्य कला की शैली में पारंगत हुई और तेल चित्रकारी किया करती थी। एक बंदिश और थी उनके ऊपर, और वो ये थी कि वो एक राजसी परिवार की महिला थी। इस नाते वो चित्रकारी को केवल शौक तक ही सीमित रख सकती थी, उसे पेशे के रूप में अपना नहीं सकती थी। तो कितनी अच्छी सी बात है कि उनके अंदर इतनी कला थी कि उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। जी, तो हम लोग सुनते एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर और बातें करते हैं इनके बारे में। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं को दिल का राज बताए, तुम्हीं से राज छुपाए, हमें क्या हो
तो जैसे कि मंजरी जी हम बात कर रहे थे मंगलाबाई तंपुरत्ती की, जो कि एक राजसी परिवार की होने की वजह से चित्रकला में उन्हें सीखने तो मिला, लेकिन वो एक शौक के तौर पर सीख सकती थी। जैसे उनके भाइयों ने पेशे के रूप में से अपनाया, वो नहीं अपना सकती थी। ऐसा उन पर एक छोटा सा बंधन था। और भाइयों को देखकर सीखने के कारण वो भी बिल्कुल उन्हीं तरह के ही चित्र बनाया करती थी। और राजा रवि वर्मा, जिनका चित्रकला में एक अलग ही मुकाम है, उन्होंने एक बार मंगलाबाई के कैनवास को अपना समझ लिया था। इसके बाद से वो मंगलाबाई की चित्रकला का सम्मान भी करने लगे। कितनी अच्छी सी बात है ये वाली। और वो उनसे अपनी कला को लेकर राय भी लिया करती थी। बिल्कुल, भाइयों के स्टूडियो में उन्हें देखकर सीखने वाली मंगलाबाई का जो कार्यस्थल था वो राजमहल में था। वो वहां अपनी पेंटिंग्स बनाती थी, जिसमें भाइयों से राय लिया करती। लेकिन मुश्किल ये थी कि भाई महल में तो कम ही हुआ करते थे। राजा रवि वर्मा कई पेंटिंग्स के कार्यों का बीड़ा उठाते थे और एक पेशे के तौर पर भी इसे किया करते थे। राजा रवि वर्मा ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए 14 पौराणिक चित्रों का कमीशन 1888 में हासिल किया था। और इस काम को पूरा करने में उन्हें उनके भाई और बहन मंगलाबाई का सहयोग भी मिला। इस तरह से मंगलाबाई की कला लोगों के सामने पहुंचती थी, लेकिन वो गुमनामी में रहती थी। फिर भी एक कलाकार के तौर पर भाई के साथ काम कर वो बहुत खुश थी। और उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी और एक रूढ़िवादी परिवार की होने के कारण उन्हें शादी के बाद कई बंदिशें झेलनी पड़ी। राजा रवि वर्मा की जीवनी के जरिए उनकी बहन मंगलाबाई के विचार सामने आए और उसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें पेंटिंग करना उनके चाचा ने ही सिखाया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके भाई रवि वर्मा उनसे अपनी पेंटिंग्स को लेकर विचार भी लिया करते थे। और वो इस बारे में कहती हैं कि राजा रवि वर्मा ने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी शिक्षा पूरी हो गई है। वो हर राय का स्वागत करते थे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि शादी के बाद ये सब और मुश्किल हो गया, क्योंकि उस दौरान सामाजिक नियम ऐसे थे कि कोई विवाहित स्त्री अपने भाइयों के निकट भी ना जाए। ऐसे में कला को लेकर राय देना या लेना मुश्किल होता गया। बिल्कुल, और वो याद करती हैं कि एक रोज जब वो स्नान के बाद लौट रही थी तो राजा रवि वर्मा ने उन्हें अपनी एक नई पेंटिंग त्रिपुर सुंदरी दिखाई और इसके बारे में राय पूछी। उस समय तक तो वो एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, इसलिए मंगलाबाई ने झिझकते हुए बताया कि अगर चेहरे को एक ओर झुका दिया जाए तो तस्वीर बेहतर होगी। राजा रवि वर्मा ने उनकी इस बात से सहमति जताई और ये जो बदलाव करना था वो भी उन्होंने किया। मंगलाबाई का कहना है कि ये बात सिर्फ इसलिए पूछी गई ताकि भाई ये जान सके कि बहन अब भी चित्रकला में रुचि रखती है या नहीं। राजा रवि वर्मा के कई कामों में मंगलाबाई ने सहयोग भी किया था और आगे भी वो चित्रकला से जुड़ी ही रही। मंगलाबाई की कुछ कृतियां जो सभी के सामने है वो है रवि वर्मा का चित्र मेरा शोकाकुल भाई राजा रवि वर्मा का मरणोपरांत चित्र था उनका, और महात्मा गांधी और की एक और पेंटिंग भिक्षा, जिसमें भिक्षु को महिला दान दे रही है। ये इनकी पेंटिंग थी कि महात्मा गांधी की थी और एक भिक्षुक की थी जी। तो इससे उनकी पेंटिंग्स की कला की बारीकी पता चलती है। भिक्षा से मिलती जुलती एक पेंटिंग रवि वर्मा ने भी बनाई थी। तो रवि वर्मा की पेंटिंग में एक उच्च वर्ग की गहनों से सजी महिला एक मंदिर में युवा पुरुष भिक्षुक के हाथ में पैसे फेंकती हुई सी नजर आ रही है। वहीं मंगलाबाई जो पेंटिंग बनाई उसमें एक बच्ची को घर के भीतर से आधे अधूरे कपड़े वाले बूढ़े भिक्षुक को दलिया दान करते हुए दिखाया है। तो हैरानी की बात यह है कि इन दोनों पेंटिंग में से जो रवि वर्मा जी की पेंटिंग है उसे मंगलाबाई की पेंटिंग कहा जाता है और जो मंगलाबाई की पेंटिंग है उसे रवि वर्मा की पेंटिंग कहा जाता है। इतनी समानता इनकी कार्य में रही। बिल्कुल। और मंगलाबाई अपने चित्रों में घरेलू और भक्ति से जुड़े विषयों को चित्रित करती रही। इसके अलावा वो महिला और बच्चों के चित्रों के लिए भी जानी जाती रही हैं। 1866 से लेकर 1954 तक के अपने जीवन काल में वो 84 वर्ष तक पेंटिंग से ही जुड़ी रही। उन्होंने एक पेंटिंग महात्मा गांधी की बनाई थी जो बहुत प्रसिद्ध है। इसे तिरुवनंतपुरम के सरकारी महिला कॉलेज में आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने राज परिवार में कला को जीवित रखा और परिवार की महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया। बिल्कुल। और मंगलाबाई के शिष्याओं में भवानी तंपुरत्ती और मलाथी तंपुरत्ती एक प्रतिभाशाली चित्रकार बनकर उभरी। मंगलाबाई के पुत्र के.आर. रवि वर्मा ने राजा रवि वर्मा स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भी कला की दुनिया में आने के लिए उनकी मां मंगलाबाई ने ही प्रेरित किया। मंगलाबाई ने भले ही 84 वर्षों तक पेंटिंग की, लेकिन उनके सिर्फ 5 पेंटिंग ही लोगों के सामने आई। उनकी बाकी सभी कृतियां निजी संग्रह में ही रहीं। अपनी कला के प्रति जीवन भर समर्पित रहने वाले इस कलाकार को हमारा नमन।
संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें, अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को है। कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं, कैसे कह दे के जाओ इन आँखों से अब तुमको जाते हुए देखा जाता नहीं। हम भी मजबूर हैं वरना जाने का तो ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं, ये ख्याल अपने दिल में भी आता नहीं। झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, झील सी अपनी आँखों में पहले जरा, डूब जाने की दे दो इजाजत हमें। अब तो जाने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को डाल दी तुमने आँखों में आँखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। डाल दी तुमने आँखों में आँखें, जाने फिर कब सनम आए हम होश में। जिंदगी भर हमें साथ रहना है अब, हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में, हम रहेंगे मोहब्बत की आगोश में। क्या बताए हमें डर ज़माने का है, क्या बताए हमें डर ज़माने का है, इस ज़माने की दे दो इजाज़त हमें। पास आने की दे दो इजाजत हमें। देखिए ये हंसी शाम ढलने को अंजलि जी, दिल संभाले संभलता नहीं क्योंकि इतनी सारी रेसिपी आ गई है। आज तो संभलेगा नहीं, जिन तुम बता दो बस फलों की क्या तुम रेसिपी लेके आई। और आपने इतनी खूबसूरत गाने आपकी सोहबत में रहकर हमने सुन लिए हैं। अच्छा भले ही सबको लग रहा हो कि आज कुछ तो गीत बदल गए हैं, लेकिन ये सारी आपकी सोहबत का असर अच्छा, है। साजिश है इसके जी बीच जी, ये सब आपकी मेहरबानी है। जी चलो तो क्या रेसिपी बता रही पपीता हो? की खट्टी मीठी चटनी या लौंजी, ये हमारे सखी ने भेजी है। कच्चे पपीते को कद्दूकस करके इसे कुछ देर पानी में छोड़ दें, अच्छी तरह से धोकर पानी में उबाल लें, इसे गलने नहीं दें, बस एक उबाल आ जाए तो ढक दें, आंच बंद कर दें। 1 कटोरी पपीता है तो 1 कटोरी चीनी लें, आप थोड़ी कम चीनी भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा पानी मिलाकर चीनी गलने तक पकाएं, उसमें घीस कर पपीता डाल दें। चाशनी गाढ़ी हो जाए और पपीता थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप इसे आंच से नीचे उतार दें। उसमें स्वाद के अनुसार आप थोड़ा नमक, काला नमक और नींबू का रस मिला सकते हैं। थोड़ी काली मिर्च, इलायची और दालचीनी पाउडर भी मिला दें, ठंडा होने दें, फिर इसे पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। आप हलवे की तरह भी खा सकते हैं। अगर व्रत में खाना है तो नमक मत मिलाइए,
और पपीते को उबालकर मैश कर लीजिए, घी में भूनकर चीनी और दूध के साथ पका लीजिए। दूध नहीं भी डालेंगे तो भी अच्छा लगेगा। क्या बात है, एक पंथ दो काज। कई बहुत प्यारी सी रेसिपी बताई है नेहा हमारी सखिया ने। और एक रेसिपी और हम बताते हैं, सीताफल रबड़ी की रेसिपी, ये भी हमें लिखकर भेजी है। सीताफल रबड़ी एक बहुत ही नए जमाने की मिठाई है। सामग्री इसकी है 2 लीटर दूध, 1 चम्मच कटी हुई लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, 4 बादाम, 1/4 चम्मच केसर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 3/4 कप चीनी, 1 कप सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल गूदा इसका लेना है, और 4 हरे पिस्ता अनसाल्टेड वाले लेने हैं। और देखो जंप कर गया ना इसीलिए कहते हैं जी। हाँ, तो अनसाल्टेड लेना। और सीताफल की रबड़ी कैसे बनाएं, तो इसके लिए है लिखते हैं कि बादाम और पिस्ते को बारीक काट लीजिए। एक भारी बर्तन में दूध उबालें। उबाल आने के बाद इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर कम तापमान पर धीरे धीरे उबालना है, इसको पकाना है। उबालते समय आपको इसको चलाते रहिए। चीनी मिलाएं और घुलने तक इसको हिलाइए। आंच से उतार कर केसर, इलायची पाउडर और बादाम पिस्ता डालकर मिलाएं। कमरे के तापमान पर ठंडा करें। सीताफल का गूदा मिलाएं, यानी जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें सीताफल का गूदा मिलाना है और बहुत ठंडा होने तक 3-4 घंटे तक ठंडा करके इसको सर्व करना है। और जब आप सर्व करेंगे बाउल में तो गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से सजा दीजिए। तो भाई देखिए कितना मजा आ जाएगा। और फूल का व्यंजन हो गया। फल फूल का व्यंजन है ना। हमारे एक साथी ने बहुत सारी बातें नहीं भेजी, कह रहे आप आगे भी बाकी है, बताइए फिर। नहीं ये तो यही पूरा हो गया कि तुमने कंप्लीट हमारे एक साथी ने कहा है कि सारे विषय बहुत ही प्यारे हैं, फलों से व्यंजन तो अनेक है, हम तो हमेशा अनानास की जलेबी, ये तो हमने पहली बार सुनी है। हाँ, मैंने भी पहली बार सुनी। भेजनी चाहिए। और उन्होंने कहा अनानास की जलेबी, फलों की आइसक्रीम, फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट सैलेड, खट्टी मीठी चटनी, जूस और आज कुछ नए व्यंजन सीखेंगे। इन्होंने कहा अगर जलेबी नए व्यंजन का नाम भेजा है, अनानास की जलेबी है ना, अगर ये भेज देते तो कितना मजा। एक तो जलेबी, उस पर से भी फलों की जलेबी, कितना स्वाद आ गया ना। अब तो गाना ही चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई। वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी। तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी
तू ना डोली। ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी। ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। तो मंजरी जी, फलों के स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में हमारे साथियों ने लिख भेजा है। वो कहते हैं कि फलों के स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ और सभी को खिलाओ। केले से रायता भी बनाया जाता है और वहीं दूसरी ओर केले की खीर भी बनाई जा सकती है, जो इनके घर में आज ही बनी है। कह रहे हैं दोपहर में इन्होंने खा ली है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हमें आपने भेजी नहीं तो कोई बात नहीं। दूध में केले के टुकड़े और साबूदाने के साथ जरूरी शक्कर मिलाकर धीमी आंच पर पकाकर बनाई गई थी ये खीर, और ठंडा होने के बाद परोसा गया था। बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। क्या बात है। और देखो, केले की बात करिए तो इस तरह से आप केले की स्मूदी भी बना सकते हैं। केला और दूध मिक्सी में पीस के, थोड़ी सी चीनी डाल के, बर्फ के टुकड़े डाल करके आप पी सकते हैं, झटपट तैयार हो जाएगी। और देखो, एक और संदेश में लिखते हैं कि सावन के मौसम में हम सारे परिवार के लोग परशुराम राम महादेव सवाई माधोपुर राजस्थान गए थे। वहां घाटियों में सीताफल के पेड़ फलों से भरे हुए थे। हमने सबने गाड़ी की डिग्गी हम सब लोग मतलब गाड़ी रोक दी होगी और डिग्गी में भर लिए, और परंतु सारे फल पके हुए थे और ज्यादा मात्रा में होने की वजह से नीचे के सारे फल आते आते खराब हो गए, और जो कुछ बचे थे उन्हें खराब होने से पहले पड़ोसियों में बांट दिए। ये किस्सा हमें आज तक याद है। भाई, आपने सारे बांट दिए या कुछ अपने लिए भी रखे? थोड़े तो मैंने खा लिए होंगे ना, अच्छे वाले तभी। बिल्कुल। हमारे एक साथी कह रही कि नाश्ते से पहले मैं खाली पेट सेब खाती हूँ, पर आजकल सेब भी बेस्वाद आ रहे हैं, तो मैं सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर थोड़े से पानी के साथ पकाकर और उसमें फिर ऊपर से थोड़ा गुड़ मिला देती हूँ। आज एकादशी व्रत में आज मैंने वही गुड़ सेब का हलवा बनाया है और वही खा लिए। सब हमारे साथी आज सब फलों का सब खा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमने खाया है। और हम भी तो बता रहे हैं, खाली भी खा रहे हैं। लेकिन 4 बजे का हमारे एक साथी ने बताया, 4 बजे का वक्त है जब फल खाए जा सकते हैं। नहीं, अभी तक याद है, हमारे पास कुछ मौका बाकी है। देखो, किसी ने लिखा है कि उन्हें रसभरी का फल बहुत पसंद आता है, और लिखा है कि गर्मी का मौसम आ रहा है तो तरबूज काफी मिल रहे हैं, तो भाई तरबूज भरपूर खाइए। साथ में इन्होंने लिखा है कोल्ड स्टोरेज जगह जगह लगे हुए, इस वजह से अन्य फल पूरे वर्ष तक मिलते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती उसमें, क्योंकि स्वाद भी नहीं होता है। जो खेत से तुरंत लेके खाते हैं तरबूज, उसका अलग ही मजा आता है। और तरबूज का शरबत भी आप बना सकते हैं। तरबूज को काट लीजिए, बीजे हटा दीजिए, उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें भी आप चीनी डाल दीजिए और थोड़ा सा ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े, पुदीने की पत्ती और थोड़ा सा काला नमक। देखिए, आपका तरबूज का शरबत झटपट तैयार हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। अब जिन्होंने नहीं खाया अभी तक फलों का कुछ, वो ये तो जरूर आज ट्राई करने वाले। लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि तरबूज के पूरे बीज कैसे निकाले जाए? भाई, थोड़ा निकाला जाता है। नहीं, वो तो भी एक रहस्य की तरह से खोजना पड़ता है, जा के अंदर से। भाई, एक जगह हमने कहीं अभी देखा था कुछ दिन पहले कि तरबूज ऐसा काटते हैं कि बीजे सारे निकल जाते हैं। तो अब वो तरीका हमें जब पता चल जाएगा ना नेहा, तो हम तुमको जरूर बता देंगे। वैसे बीजे सारे आराम से निकल जाते हैं, आप फोर्क से निकालिए, धीरे धीरे करके सब निकल जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही आजमाया जाएगा तरीका। और अभी तो क्योंकि फल खाने का वक्त भी हो रहा है और सखी सहेली का समय भी पूरा हो रहा है, तो इसलिए हम सभी से लेते हैं इजाजत। स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा और मंजरी वर्मा का नमस्कार।